Hello students, I am Manas Das, PGT Physics, Centurion Public School, Balangir. Today we will start the new topic, that is temperature dependence of resistivity. एक्चुअली देखो रेजिस्टिविटी क्या है, हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं. तो रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ ए कंडक्टर इज गिवन बाय रो इक्वल टू क्या था, m बाय एन स्क्वायर टाउ. m क्या था हमारा मास, n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ये है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और टाउ क्या था हमारा रिलैक्सेशन टाइम था. ये लास्ट क्लास हम पढ़ चुके हैं. ओके, ये था कांस्टेंट टेम्परेचर में था. ठीक है, ये था कहाँ पर, कांस्टेंट टेम्परेचर में. जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होने से थर्मल स्पीड और फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा. तो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ने से इलेक्ट्रॉन का थर्मल स्पीड बढ़ेगा और उनका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन भी बढ़ेगा. तो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ मेटल आयन ऑल्सो इंक्रीजेस. तब क्या होगा, द फ्री इलेक्ट्रॉन कोलाइड मोर फ्रिक्वेंटली विद द मेटल आयंस. वो क्या करेंगे, जल्दी जल्दी कोलाइड करेंगे. जल्दी जल्दी कोलाइड करने से क्या होगा, जो उनको रिलैक्सेशन टाइम मिल रहा था वो थोड़ा कम हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा. रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज कर जाएगा. द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस. तो देखो फॉर्मूला के हिसाब से रेजिस्टिविटी क्या है, वो रिलैक्सेशन टाइम के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. तो क्या होगा, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज कर गया तो रेजिस्टिविटी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा. तो यहाँ पर पता चल रहा क्या, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस द रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल ऑल्सो इंक्रीजेस. क्यों, वहाँ पर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज कर रहा है. रेजिस्टिविटी क्या हुआ, इंक्रीज कर गया, तो कंडक्टिविटी क्या होगा, तो कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाएगा. उसको अभी हम क्या करेंगे, एक मैथमेटिकल फार्मूला के हिसाब से रिप्रेजेंट करेंगे. द रेजिस्टिविटी रो एट एनी टेम्परेचर T इज गिवन बाय रो इक्वल टू रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा T माइनस T नॉट. यहाँ पर देखो ये जो टर्म है रो नॉट क्या है, जब टेम्परेचर T नॉट था रेजिस्टिविटी हमारा पहले रो नॉट था. जब टेम्परेचर T हो गया तो रेजिस्टिविटी क्या हुआ, हमारा रो हो गया. वहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म आता है क्या, अल्फा. अल्फा को क्या बोलते हैं हम, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी. देखो नेक्स्ट पेज में लिखा हुआ है. तो अल्फा क्या होगा, तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा रो माइनस रो नॉट इंटू रो माइनस रो नॉट अपन रो नॉट इंटू T माइनस T नॉट. तो अभी जो अल्फा है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, उसको क्या लिखेंगे हम, टेम्परेचर, यहाँ पर कोफिशिएंट लगेगा, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी है. तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी को कैसे डिफाइन करेंगे, द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी मे बी डिफाइन एज द इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट रेजिस्टिविटी. रो माइनस रो नॉट मीन्स इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी, पर यूनिट रेजिस्टिविटी मीन्स रो नॉट, पर यूनिट डिग्री और राइज इन टेम्परेचर, तो दैट इज द T माइनस T नॉट. तो इसका अल्फा का यूनिट क्या होगा, अल्फा का यूनिट हो जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स. ये हो जाएगा क्या, अल्फा का यूनिट. ओके, तो अभी देखो सिमिलरली रेजिस्टेंस क्या होगा, R इक्वल टू R नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा T माइनस T नॉट. यहाँ पर भी सेम चीज़ है, अल्फा को बोलेंगे हम टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बोलेंगे यहाँ पर. तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करता है. देखो कुछ ग्राफ है. सपोज ये हो गया फर्स्ट वाला कपर. कपर का क्या होता है, जब टेम्परेचर बढ़ता है उसका भी रेजिस्टिविटी इंक्रीज कर जाता है. देखो फर्स्ट ग्राफ है कपर का. सेकंड है निक्रोम. निक्रोम क्या है, एक एलॉय है, उसका भी क्या होता है, एलॉय लाइक निक्रोम, उसका एक रेसिड्यूअल रेजिस्टिविटी रहता है पहले से. ठीक है, वो सडनली ऐसे इंक्रीज नहीं करता. ठीक है, ये क्या है हमारा एलॉय.
एलो हैव हाई रेजिस्टिविटी, द रेजिस्टिविटी ऑफ निक्रोम हैज वीक टेम्परेचर डिपेंडेंस, उसका थोड़ा वीक टेम्परेचर डिपेंडेंस होता है। तो क्या होगा, वो सडनली लीनियर ऐसे नहीं बढ़ता, थोड़ा धीमे धीमे बढ़ता है, किसका, निक्रोम का। और सेमीकंडक्टर क्या है हमारा नीचे वाला, सेमीकंडक्टर क्या होता है, एक ओम्स लॉ के ओबे नहीं करता, इसका क्या होता है, इसका टेम्परेचर इंक्रीज करने से उसका रेजिस्टिविटी क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। रेजिस्टिविटी क्या होता है हमारा, डिक्रीज कर जाता है। मतलब क्या होगा, इसका रिलैक्सेशन टाइम डज नॉट चेंज इट विथ टेम्परेचर, उनका रिलैक्सेशन टाइम चेंज नहीं होता टेम्परेचर के हिसाब से। इसका अलग थ्योरी है, हम वो सेमीकंडक्टर चैप्टर में उसको पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट, यूज ऑफ एलॉय इन मेकिंग स्टैंडर्ड रजिस्टर। एक्चुअली कॉन्स्टेंटन, एक एलॉय और मैंगनीज, इनको हम स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वहाँ पर यूज करते हैं। क्यों, बिकॉज दे हैव हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी, इनका रेजिस्टिविटी हाई होता है और स्मॉल टेम्परेचर कोफिशिएंट, मतलब क्या होगा, उनका रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता जब सेवरल डिग्री ऑफ राइज ऑफ टेम्परेचर, बिकॉज देयर रेजिस्टेंस डज नॉट चेंज एप्रिसिएबली इवन फॉर सेवरल डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर। उसको क्या बोलते हैं हम, स्मॉल टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलते हैं। और ये क्या होता है, लिस्ट अफेक्टेड बाय एटमॉस्फेरिक कंडीशन लाइक एयर और मॉइस्चर, ये लिस्ट अफेक्टेड होता है, इसीलिए उनको हम स्टैंडर्ड रजिस्टर के हिसाब से यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ एक्चुअली ये कांस्टेंट टेम्परेचर में ओबे करता है। टेम्परेचर चेंज होने से क्या होता है, ज़्यादा हो जाने से ये ओबे नहीं करता। सपोज ओमिक कंडक्टर, जो भी सब्सटेंस ओम्स लॉ को ओबे करता है उसको क्या बोलेंगे हम, ओमिक कंडक्टर बोलेंगे। और ये लॉ फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर नहीं है, क्योंकि उसका कुछ डिमेरिट पॉइंट्स भी है, ठीक है, उसको हम भी देखेंगे अभी। और उनका ग्राफ क्या होता है, वी और आई के बीच एक स्ट्रेट लाइन हो जाता है, ये है ओमिक कंडक्टर के लिए। लेकिन जो कंडक्टर ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता उनको नॉन ओमिक बोलते हैं, और उनका ग्राफ लिनियर नहीं होता है। देखो ये वी आई ग्राफ में वी और आई ग्राफ, देखो ये जो थोड़ा कर्व हो गया है ये नॉन ओमिक बिहेवियर है, थोड़ा जो कर्व हो गया है ऐसे, ये क्या है, नॉन ओमिक बिहेवियर। मतलब इसका एक थ्योरी मैं तुम लोगों को समझाता हूँ। देखो सपोज फॉर स्मॉल करंट कम है सपोज, ठीक है, मेटालिक कंडक्टर क्या करता है, ओम्स लॉ को ओबे करता है, तो उसका वी आई ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन हो जाता है। अभी सपोज हम उसको लार्ज करंट देंगे वही सेम कंडक्टर को, तो क्या होगा, ये हिट हो जाएगा, इट गेट्स हीटेड हीट हो जाने से क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ गया, तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, तो एक ग्राफ लिनियर नहीं हो पाएगा। ये है हमारा क्या, नॉन ओमिक बिहेवियर है। तो हाई करंट में ओम्स लॉ ओबे नहीं करता, कंडक्टर ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता। ओके, नेक्स्ट एक सेमीकंडक्टर लेते हैं, गैलियम आर्सेनाइड, ये भी नॉन लीनियर बिहेवियर करता है। सपोज देखो करंट, ये वोल्टेज है, वाई में करंट है, एक्स में वोल्टेज है। सपोज कुछ टाइम के लिए देखो ग्राफ लीनियर है, स्ट्रेट लाइन है, उसके बाद क्या हुआ, ये नॉन लीनियर रीजन थोड़ा कर्व हो गया, देखो मतलब ये लीनियर नहीं है, वोल्टेज के हिसाब से करंट इंक्रीज नहीं कर रहा है। उसके बाद क्या हुआ, एक सर्टेन पॉइंट में वो पहुंच गया, उसके बाद क्या हो रहा है, वोल्टेज बढ़ने से देखो करंट डिक्रीज कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन बोलेंगे। जब वोल्टेज बढ़ता है करंट डिक्रीज करता है तो उसको क्या बोलेंगे हम, नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन बोलेंगे। ये हो गया गैलियम आर्सेनाइड का वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट सुपर कंडक्टिविटी, ये देखो एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। इसमें क्या होगा, एक मेटल उसका रेजिस्टिविटी पूरा लॉस कर देगा, पूरा जीरो हो जाएगा,
व्हेन दे आर कूल्ड बिलो ए सर्टेन टेम्परेचर, उसको क्या बोलेंगे हम, सुपर कंडक्टिविटी बोलेंगे। कंप्लीट लॉस हो जाएगा किसका, एक मेटल का रेजिस्टिविटी, एक सर्टेन टेम्परेचर आएगा, उसको क्या बोलेंगे हम, सुपर कंडक्टिविटी बोलेंगे। और जिस टेम्परेचर में एक सब्सटेंस नॉर्मल कंडक्टर टू सुपर कंडक्टर आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर। एक्चुअली देखो 1911 में एक प्रोफेसर थे कैमरलिंग, वंस वो एक ऑब्जर्वेशन किए थे मर्क्यूरी को लेकर। वो चेक किए कि उसका एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट किए और वो देखे कि जब टेम्परेचर 4.2 केल्विन हो रहा है, ठीक है, किसका, हमारा मर्क्यूरी का, वो क्या हो रहा है, इट बिकम्स ए सुपर कंडक्टर। वहाँ पर क्या हो रहा है, वो सुपर कंडक्टर बिहेवियर बना रहा है। ये हो गया हमारा सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी एक हो गया मर्क्यूरी, और डिफरेंट टर्म्स है, एलॉय वगैरह है, Pb2Au, और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारा एलॉय सब्सटेंस है, सुपर कंडक्टिविटी सब्सटेंस। ओके स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर इतना था, फिर नेक्स्ट क्लास हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।